दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राइस का कुछ छूटा हुआ पोर्शन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग व्हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है हाइब्रिड राइस, दूसरा है सुपर राइस, तीसरा है गोल्डन राइस। हाइब्रिड राइस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें पहला है कि ये जो हाइब्रिड राइस है ये 1970 के दशक में बना था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसको चाइना में बनाया गया था। चाइना में जो बनाया था उस व्यक्ति का नाम लांग पिंग युआन है और इसी को फादर बोला जाता है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान देना है कि जो प्रोफेसर लांग पिंग युआन है ये हाइब्रिड राइस के पिता माने जाते हैं। इसको किस विधि से बनाया गया था, तो इसको साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी का प्रकार है जिसको हम जेनेटिक्स में आपको बताएंगे। तो उस विधि का प्रयोग करके ये हाइब्रिड राइस बनाया गया था। फिर दोस्तों उसके बाद जो इंडिया है वो सेकंड कंट्री है जो कि हाइब्रिड राइस बनाया था। यहाँ भारत में जो हाइब्रिड राइस पहला हाइब्रिड राइस बना था वो CORS1 है। इसी का नाम MGR1 है जो कि TNAU के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों एक ये आपको याद रखना है कि जो PHB-71 है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया हाइब्रिड राइस है। तो हाइब्रिड राइस के बारे में ये पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सुपर राइस के बारे में। सुपर राइस के बारे में आपको दो चीज याद रखना है कि ये पहली बात को किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये GS खुश के द्वारा बनाया गया था। इन तीनों में डिफरेंस ये डाउट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हाइब्रिड राइस है लांग पिंग युआन है, सुपर राइस है वो GS खुश के द्वारा है। कहाँ बनाया गया था, एरी में। एरी कहाँ है, मनीला में स्थित है। ठीक, जो ये सुपर राइस होता है इसका जो परफॉर्मेंस है 25% अदर से अधिक है। ठीक, फिर उसके बाद गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गोल्डन राइस में पहले याद रखना है कि ये GM राइस है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि GM का फुल फॉर्म क्या होता है, कि GM राइस में GM का फुल फॉर्म क्या है। तो GM राइस में GM का जो फुल फॉर्म है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसको याद रखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, मतलब अच्छा गुड सोर्स है ये कह सकते हैं। विटामिन ए में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। या विटामिन ए नहीं दिया रहेगा तो आपको बीटा कैरोटीन लगाना है, क्योंकि जो ये बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, यानी कि बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है। तो इतने पॉइंट्स थे जो कि आपको राइस में याद रखना है जो छूटा हुआ था। दो पॉइंट्स आपको और है कि जो पैडी में या राइस में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, वो ओराजीन है। जो पैडी में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ओराजीन है और पैडी में प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। ठीक ना, तो इतना चीजें हैं जो आपको अभी पैडी के बारे में और राइट डाउन कर लेना है। अब हम व्हीट की बात करेंगे जिसको हिंदी में गेहूं बोला जाता है। दोस्तों गेहूं को आपको पता होगा कि इसको रबी सीजन में यानी कि वर्तमान में इसको बोया जा रहा है अक्टूबर नवंबर में, और सभी रोटी खाते होंगे, सभी को इसके बारे में पता होगा। लेकिन हमको यहाँ पर साइंटिफिकली पढ़ना है गेहूं के बारे में। गेहूं को किंग ऑफ सीरियल यानी अनाज वाली फसलों का राजा भी बोला जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो टिटकम स्पीसीज है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो टिटकम स्पीसीज है। ये फैमिली ग्रेमनी या पोएसी को बिलोंग करता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी सीरियल क्रॉप है वो सारे ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इसका जो नया नाम है वो पोएसी है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 42 है, an बराबर 21 है, और ये x है वो बेसिक गुणसूत्र है, ये 7 है। इसको याद रखना है कि जो व्हीट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 7 है। ये पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया है जो कि तुर्की भी माना जाता है, ये भी पूछा गया है। इसकी टेस्ट वेट की बात करें तो 40 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 ग्राम का वेट। टेस्ट वेट को आप लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 1000 ग्राम्स।
ये टेस्ट वेट होता है, ठीक ना। ये किसके लिए होता है, ये स्मॉल सीड्स के लिए होता है, स्मॉल सीड्स के लिए होता है। टेस्ट वेट के बारे में आपको क्या याद रखना है, टेस्ट वेट 1000 ग्रेन्स का वेट होता है, स्मॉल सीड के लिए होता है। तो यदि टेस्ट वेट स्मॉल सीड के लिए होता है तो लार्ज सीड के लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है इंडेक्स वेट, उसके लिए होता है इंडेक्स वेट, ठीक। इन दोनों के में डिफरेंस। फ्लैरिस माइनर की बात की जाए तो ये इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि फ्लैरिस माइनर क्या है, तो इसको अभी याद रखिएगा कि फ्लैरिस माइनर का 2 ग्राम होता है। आगे इसके जब वेट की चर्चा करेंगे वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर गेहूं की कई स्पीसीज हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला ब्रेड व्हीट है, दूसरा ड्यूरम है, तीसरा इमर है, इमर व्हीट है, चौथा मोनोकोकम है, ये एग्लिलोप्लाइड है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना जो ब्रेड व्हीट है इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=42 होता है, ये हेक्साप्लॉइड होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो x=7 होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x=7 होता है, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तब 42 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि ये हेक्साप्लॉइड होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो ट्रिटिकम स्टिवम है, ठीक, ट्रिटिकम स्टिवम है। और सबसे ज्यादा जो रोल निभाया है ग्रीन रेवोल्यूशन में वो ट्रिटिकम स्टिवम ही है, ये ब्रेड व्हीट ही है, ठीक। इसको हम लोग मैक्सिकन व्हीट भी कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है ट्रिटिकम स्टिवम। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ड्यूरम या मैकरोनी व्हीट। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n=28 है, ये टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड कैसे हुआ, x=7, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा, इसलिए टेट्राप्लॉइड है। इसका जो बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम है, और इसका जो यूज होता है वो सूजी बनाने के लिए होता है, और इसका जो होता है वो ब्रेड बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम ब्रेड व्हीट है, ठीक। उसके बाद इमर व्हीट है, इमर व्हीट 2n=28 है, और ये टेट्राप्लॉइड ये भी है। इसका जो बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम है, ये इसका यूज उपमा बनाने के लिए होता है, ठीक ना। उसके बाद ये दो ठो हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम और एजिलोप्लाइड, इन दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है 12 है। तो इसको ये याद रखना है कि जो फीड की ऐसी कौन सी 2 स्पीसीज हैं जो कि डाइप्लॉइड हैं, ये दोनों को याद रखना है कि ये दोनों डाइप्लॉइड हैं। फिर दोस्तों जो व्हीट में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ग्लूटेन है, यहीं पर हमने पहले देख चुका है। जो राइस में पाया जाता है प्रोटीन उसका नाम ओराजीन है। इसमें जो प्रोटीन परसेंट होता है 8 से 11% होता है, ये 2020 में पूछा जा चुका है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो दोनों को स्टार लगा के लिखना है। तो ये सारी बातें हैं व्हीट के बारे में भी। अब व्हीट की हम अगर फ्लावर की बात करें तो यह बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब यह हुआ कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाया जाएगा, और यह फिनोमिना हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। जब कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है यानी कि वह सेल्फ पॉलिनेटेड होगा, ठीक ना। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसके इन्फ्लोरेसेंस को ईयर या स्पाइक बोला जाता है, और उसके सीड को करियाप्सिस बोला जाता है। दोस्तों जितने भी ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करने वाले क्रॉप हैं उन सारे के सीड को करियाप्सिस बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जितने भी ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं उन सभी के जो सीड है उसको या फ्रूट टाइप जो है वो करियाप्सिस होता है। पहले ही हम ये बता चुके हैं आपको कि जो पैडी होता है उसमें स्टेमन 6 होता है, उसके अलावा जितने भी ग्रेमनी फैमिली के क्रॉप हैं उनमें जो स्टेमन है वो 3 होता है। तो यदि ये पूछता है कि व्हीट में स्टेमन कितने होते हैं, व्हीट के फ्लावर में वो 3 होते हैं। इसका जो एच.आई है यानी हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 40 to 45% है। ये हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, तो जैसे हार्वेस्ट इंडेक्स को आप इसके रूप में समझ सकते हैं कि यदि आप पूरे प्लांट को लें तो उसमें ग्रेन की कितना परसेंटेज होता है, तो वो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। यानी कि यदि आपका पूरा प्लांट 100 kg का है तो उसमें से जो ग्रेन का वेट होगा वो 40 to 45 kg होगा। इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स के रूप में।
ये पीजीआरपी का ज्यादातर पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाता है। तो आप इसको पहले कंसेप्ट समझ में रखेंगे कि हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है। उसके बाद व्हीट के प्रमुख वैरायटी की बात करें तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा जीन है जो कि व्हीट के ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो नारिंटेन है। ड्वार्फनेस कहने का मतलब बौनापन, यानी व्हीट के गेहूं के बौनापन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो नारिंटेन है। और वहीं पर अगर पैडी की बात करें तो पैडी के लिए डीजी वो जीन है। ठीक, जो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ड्वार्फ वैरायटी है इंडिया में भारत कब आई, तो यह 1963 में आई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया शायद 2018 या 19 में, तो इसको आप लोग देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में ड्वार्फ वैरायटी कब लाया गया, तो 1963 में लाया गया था। ये कौन कौन से ड्वार्फ वैरायटी लाए गए थे, ये चारों ड्वार्फ वैरायटी के नाम है, जिसको आप देख सकते हैं। लार्मन क्रोजो है, सोनार 63 है, सोनार 64 है और मायो 64 है। ये चार वैरायटी को इंडिया में लाया गया था 1963 में। और ये जो चारों वैरायटी हैं ये ग्रीन रिवोल्यूशन में अहम रोल अदा किए थे। फिर अगर व्हीट के जर्मिनेशन के लिए हम बात करें कि कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 20 से 25% चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। फिर व्हीट के अगर हम सोइंग या बुवाई की बात करें तो इसके लिए जो टाइम है वो रबी सीजन है। रबी सीजन यानी कि अक्टूबर नवंबर। ठीक, अगर रबी सीजन आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वह लॉन्ग डे प्लांट होगा। मोस्ट ऑफ द रबी सीजन क्रॉप लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और जो बेस्ट टाइम होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। इसका जो स्पेसिंग है 22.5 से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसमें जो ये 22.5 है यानी 22.5 है, ये रो टू रो डिस्टेंस है, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, दोनों में मिसगाइड नहीं होना है। इसका जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कितने गहराई तक इसको बोलते हैं कि अच्छा जर्मिनेट होता है, वो 5 सेंटीमीटर गहराई तक आप बोएंगे। सीड रेट की अगर हम बात करें, सीड रेट इसका नॉर्मल के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर है, और लेट या ब्रॉडकास्टिंग बी से ब्रॉडकास्टिंग है 125 केजी 125 केजी पर हेक्टेयर है। और डिबलिंग के लिए 25 टू 30 केजी पर हेक्टेयर है। डिबलिंग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपको आगे अभी बताएंगे। अब दोस्तों हम गेहूं के बुवाई की विधि की बात करें तो पहला विधि है ब्रॉडकास्टिंग विधि। इसको हिंदी में छिड़काव विधि कहते हैं कि डायरेक्ट इसमें सीड लेते हैं और ऐसे करके छीड़ देते हैं खेतों में। दूसरा विधि है पोरा मेथड। पोरा मेथड ये है कि आप अगर विलेज से बिलोंग करते होंगे देखे होंगे कि जो देसी हल है उसके पीछे हाथ से पाइप से सीड को डालना, तो वो होता है पोरा मेथड। तो इसको याद आप कैसे करेंगे, पोरा, पोरा से याद रखना है पाइप। इसमें क्या यूज किया जाता है, पाइप। जो देसी प्लाव होता है उसके साथ पाइप, पाइप के या फनल, इसको आप कह सकते हैं, फनल की सहायता से बीज डाला जाता है। तो इसमें सीधा सीधा आपको याद करना है कि यूज फनल बिहाइंड द देसी प्लाव, और ये पोरा मेथड है। पोरा से पाइप का यूज करके हम सीड को डालेंगे। दूसरा है केरा मेथड। केरा से आप याद करेंगे कर, कर मतलब हाथ, तो हाथ की सहायता से सीड डालना, इसमें पाइप नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें याद रखना है पोरा मेथड से पाइप और केरा मेथड यानी कर यानी हाथ। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ये होता है सीड कम, ड्रिलिंग को आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल। फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल ये इसका पूरा नाम है, यानी कि इसमें आप फर्टिलाइजर और सीड को साथ साथ डालेंगे, इसके लिए अलग अलग दो ठो बना होता है। फिर उसके बाद डिबलिंग है। डिबलिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए एक उपकरण की यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम डिबलर होता है। जो डिबलिंग है उसके लिए एक उपकरण की यूज करते हैं, उसका नाम डिबलर होता है। इसमें पेक्स की संख्या कितना होता है, तो इसमें जो पेक्स है, पेक्स यानी इसको आप हिंदी में बोलेंगे खूंटियाँ, जो खूंटियाँ की संख्या है ये 27 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यदि 27 ऑप्शन में न रहे तो इसमें जो पेक्स होता है वो 9 के मल्टीप्लाई में होता है। ठीक, तो इसमें डिबलर में आपको यह रखना है कि ये इसके लिए हम एक उपकरण की यूज करते हैं, उसका नाम डिबलर होता है। और डिबलर में जो पेक्स की संख्या है वो या खूंटियों की संख्या 27 होता है इन जनरल। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 27 नहीं मिलता है तो वो 9 के मल्टीप्लाई वाला को आपको टिक करना है। उसके बाद जो लास्ट विधि है वो FIRB है। इसका फुल फॉर्म होता है फरो इरिगेटेड
रेस्ड बेड, इसमें उत्पादन अधिक मिलता है, ठीक ना, इसमें याद रखना है उत्पादन अधिक मिलता है। तो आपको कैसे याद करना है, पहले तो आपको ये छवो विधि के याद रखना है। तो इसमें केवल सिंपली ये बोल देगा कि पोरा मेथड किस क्रॉप से संबंधित है, तो वो व्हीट से संबंधित है। FIRB विधि किससे संबंधित है, व्हीट से संबंधित है। डेबलिंग किससे संबंधित है, व्हीट से संबंधित है। पहले छवों का नाम याद रखना है कि इन छवों के द्वारा हम व्हीट की बुआई करते हैं। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करना है। फिर इरिगेशन की बात करें दोस्तों, इरिगेशन की बात करें तो व्हीट में जो क्रिटिकल स्टेज है वो किसके द्वारा बताया गया था, वो क्रांतिक अवस्था है, किसके द्वारा बताया गया था, तो वो बताने वाले BL भारद्वाज हैं। फिर यहाँ पर एक आपको हम ट्रिक बताए हैं, उससे आप याद करेंगे कि इसका कौन कौन सा क्रिटिकल स्टेज है। तो यह इस है जो ट्रिक है, सीटी लगाओ फाटक में 2 बार। आपको याद रखना है कि जो व्हीट का क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है उसके जो ट्रिक है वो है सीटी लगाओ फाटक में 2 बार। यहाँ से सी से आप याद रखेंगे सी, टी से टी, और एल लगाओ से एल, और फाटक फाटक से एफ, और में से एम, और 2 से डी। फिर इसका अगर आप फुल फॉर्म कर देंगे तो क्री स्टेज हो जाता है। पहला स्टेज जो होता है वो क्री स्टेज होता है, ये सबसे मोस्ट स्टेज होता है इरिगेशन का व्हीट में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि व्हीट का जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सा है, तो वो क्री स्टेज है। दूसरा बात, ये कितने दिनों बाद आता है, तो ये 21 दिन बाद होता है। DAS का मतलब है डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बुवाई के 21 दिन बाद आता है क्री स्टेज। इसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो टिलरिंग स्टेज आता है। टी से आप याद करेंगे टिलरिंग स्टेज। अब इसमें आपको कैसे याद करना है कि 21 में इसमें सब में 20 जोड़ते जाना है। तो टिलरिंग स्टेज 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 40 से 45 दिन बाद। उसके बाद फिर लास्ट से लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ये 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग आएगा। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज 80 से 85, यानी 20 जोड़ते जाना है। मिल्किंग स्टेज 100 से 105 डेज आफ्टर सोइंग। डप स्टेज में याद रखना है 105 से 120 डेज आफ्टर सोइंग। तो इस तरह इसमें आपको इरिगेशन के बारे में याद रखना है। ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, जो भी मन हो वो लगा लीजिए आप। यदि आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो आपको किस स्टेज में पानी देना है, केवल क्री स्टेज में देना है। अगर एक ही सिंचाई है तो आपको क्री स्टेज में देना है। अगर 2 सिंचाई है तो आपको क्री स्टेज में देना है और फ्लावरिंग स्टेज में देना है। यहाँ पर आप लिखा है, देख सकते हैं, 2 सिंचाई है तो क्री स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज, एक सिंचाई है केवल क्री स्टेज में देंगे, ठीक। तो ये सारा पॉइंट्स है जो व्हीट के बारे में आपको सोइंग मेथड और इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो फिर दोस्तों जो व्हीट के बारे में अगला चीज है, इंसेक्ट है, फर्टिलाइजर है, वीड्स है, डिसीज है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।